हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक नया वीडियो के साथ आई हूँ आप लोगों के साथ तो बात करने के लिए, कुछ बताने के लिए। क्योंकि मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर लोग हैं जो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हर एक का जवाब देती रहती हूँ, है ना। तो मुझे एक सब्सक्राइबर, बहुत स्वीट सा सब्सक्राइबर है, उसका क्या नाम है, प्रियदर्शनी ऐसे कुछ नाम है। तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन किए एक साथ, तो एक साथ मैं लिखने नहीं सकती हूँ, है ना। क्योंकि मैं खुद ऑफिस में काम करती हूँ तो मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ। तो आज मैं उनके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए ये क्वेश्चंस मैं आज आंसर दूंगी। क्योंकि बहुत लोगों का मन में ये क्वेश्चंस रहता है, बहुत लोगों का मन में ये क्वेश्चंस रहता है कि कैसे पता चला आपका किडनी ख़राब हो रहा है ना। और डायलिसिस कब से हुआ, और आपका डायलिसिस में फिस्टुला बना कि नहीं बना, आप बंगाल से भुवनेश्वर क्यों गए वहाँ पर ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनका 5-6 क्वेश्चंस है, तो उसका आंसर मैं आज देने जा रही हूँ। और आप लोगों को भी शायद जानकारी होगा इसके बारे में, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी जान के मेरा बारे में कि मेरा डायलिसिस पीरियड से लेकर ट्रांसप्लांट तक का कितना खर्च हुआ, क्या हुआ। खर्च तो मैं बताऊँगी लास्ट में, लेकिन मेरा क्या क्या मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो पूरे एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी मिल सके मेरा ये वीडियो से, और अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। सबके लिए है ये वीडियो, सिर्फ एक जन के लिए नहीं है। बट आंसर जो मैं दे रही हूँ वो सबका मन में एक क्वेश्चन रहता है, सबका मन में एक क्वेश्चन रहता है बहुत, लेकिन पूछते हैं जो पूछते हैं मैं उसका जवाब देती हूँ। तो उनका जवाब क्वेश्चन था बहुत सारा, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ कि उनका क्वेश्चन था कि किडनी का प्रॉब्लम मेरा कब से स्टार्ट हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, किडनी का प्रॉब्लम पता नहीं चलता है कब स्टार्ट होता है। जब जब एंड होने लगता है ना, जब एंड स्टेज आता है, तभी आपको पता चलता है कि किडनी मेरा फेल हो चुका है। क्योंकि एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत स्लो पॉइजन जैसा वो पूरा शरीर को खाते रहता है अंदर तक। जब तक आप पूरा बॉडी चेकअप नहीं कराओगे आपको कभी पता नहीं चलेगा। और मैं बॉडी चेकअप कराई नहीं थी, इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला। जब मुझे पता चला तब मेरा एकदम लास्ट स्टेज पहुंच चुका था। तब तक मैं ऑफिस में काम करती थी, जाना आना मैं करती थी। एक दिन मैं ऑफिस गई, उसके बाद मैं ऑफिस में बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं अपना हाथ नहीं चला पा रही हूँ, मतलब इतना मुझे वीकनेस हो गया अंदर से। तब मैं सोची क्या हो रहा है मुझसे। तो मैं कैसे भी करके उस दिन मैं स्कूटी लेकर घर आ गई। मैं बोली कि मैं काम नहीं कर सकूँगी, मैं घर आ गई। आने के बाद मैं घर में आके सो गई, लेकिन फिर इतना वीक लग रहा है, तो फिर भी मेरे घर वाले सोचे कि जो तबीयत कुछ ख़राब होगा हल्का फुल्का, तो सो गई है। जब मैं नेक्स्ट दिन उठी, ना मैं नहाने सक रही हूँ, ना चल सक रही हूँ, ना कुछ नहीं कर सक रहे हैं। नहाने जाने से लगता है कि हम वहाँ पर बैठ जाएंगे, नहीं नहा पाएंगे। मैं इतना कमजोरी लगने लगा, क्योंकि एक स्लो पॉइजन के जैसे किडनी को पूरा खा लेता है, शरीर को खा लेता है अंदर से। इसलिए पता नहीं चलता है कि मेरा किडनी कब खराब हुआ। बहुत लोगों का होता है, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत लोगों का पता ही नहीं चलता है स्टार्टिंग पीरियड में। जब एंडिंग आने तभी पता चलता है हम लोगों को, है ना। तो जब मैं ऑफिस से घर आई तो नेक्स्ट दिन मैं देखी कि मैं और उठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। तब मेरा भाई मेरे घर के एक आदमी को बुला के लाया ब्लड टेस्ट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो गया, इसका पूरा बॉडी चेकअप करते हैं। तो पूरा बॉडी चेकअप करने के लिए मेरे भाई ने एक आदमी को बुलाया घर पे, और मेरा पूरा ट्रीटमेंट, पूरा ब्लड लेके, पूरा सब कुछ, किडनी से लेकर लीवर से लेकर सब कुछ का टेस्ट कर डाला। डालने के बाद में जब मेरा रिपोर्ट आया एक दिन दूसरा दिन में, तब वो आदमी बोला कि आप इमिडिएटली इनको लेके कहीं पर एडमिट कर दीजिए, बहुत सीरियस है अंदर से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद मुझे लेके चले गए यहाँ से भुवनेश्वर। एक्चुअली लेने का मुझे भुवनेश्वर लेने का नहीं था। हम लोग ऐसे बंगाल में रहते हैं, जब जहाँ पर मैं रहती हूँ उस टाउन है, तो वहाँ पर कोई ऐसी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है जो मैं किसी को जाकर बता सकूँ। मेरे ऑफिस में एक कोलीग है, उसने मुझे भुवनेश्वर का एड्रेस दिया, और डॉक्टर साई प्रसाद साहू का मुझे बोले कि आप यहाँ पर कहीं मत दिखाओ, बंगाल को छोड़ के आप डायरेक्ट चले जाओ भुवनेश्वर। तो हम लोग रिपोर्ट मिलते साथ हम लोग तुरंत, मेरा भाई मुझे लेके चले गया। लेने के बाद वहाँ जाने के बाद, अच्छा, वहाँ पर 2 डॉक्टर हैं, एमरी भुवनेश्वर हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर हैं। तो उसमें से एक डॉक्टर है सुकांत कुमार दास, वो भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, और साई प्रसाद साहू भी नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो मैं तो डायरेक्ट साई प्रसाद साहू के साथ ही कांटेक्ट की थी, और उसी के साथ अपॉइंटमेंट लेके मैं गई थी वहाँ पर। और जब मैं वहाँ पर रहती थी तब मैं पता चला कि सुकांत कुमार दास भी वहाँ का एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं उसके पास गई ही नहीं कभी भी, लेकिन मुझे इतना पता चला कि सुकांत कुमार दास डॉक्टर जो है वो भी अच्छे डॉक्टर है, लेकिन बहुत कॉस्टली मेडिसिन वो
प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे मुझे बहुत लोगों ने जो उनके पास थे वहाँ के पेशेंट लोग मुझे बताए थे। लेकिन साहिद सर जो है वो मतलब एक होता है ना, सबके सेहत बराबर, जैसे कि बराबर ट्रीट करते हैं। मतलब एक एक ह्यूमन बीइंग जो है बेस्ट ह्यूमन बीइंग है वो, अंदर से भी डॉक्टर भी बेस्ट है और बेस्ट ह्यूमन बीइंग भी है। तो सबको एक बराबर ट्रीट करते हैं, कोई अमीर गरीब उनके सामने नहीं होता है। तो सबको मतलब दवा भी ऐसे देते हैं कि सब लोग अफोर्ड कर सकें, और फिर उसके बाद बताते भी हैं कि आप दवा कहाँ से लो जो आपको सस्ता पड़े। तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पर। और डॉक्टर साई प्रसाद का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं वो, बहुत ही अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे बिहेव करते हैं। जितने भी आप साल के बाद जाओ आपको वो मतलब याद रखते हैं। तो ऐसा है। तो वो हो गया। अच्छा, मैं डायलिसिस, उसके बाद पूछिए डायलिसिस कैसा हुआ आपका, फिस्टुला से हुआ क्या से हुआ। एक्चुअली जब क्रिएटिन मेरा लास्ट स्टेज में पहुंच गया था, 17 में था, 17-18 में था। सोचिए मेरा हालत एकदम ख़राब था, मतलब मैं एकदम मरने का हालत में थी। मतलब मैं सोची नहीं कि मैं अब बच पाऊँगी। तो उसके बाद में डॉक्टर उनको वहाँ लेने के बाद में डायरेक्ट मुझे एडमिट करे, और डायरेक्ट मेरे यहाँ पर गले से पाइप बना के, नाली बनाकर उसने मुझे डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। जिस दिन मेरा एडमिट हुआ, जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ मेरा वहाँ पर, उसी दिन से मेरा शाम को मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया गले से। फिस्टुला का टाइम नहीं मिला हाथ में, क्योंकि फिस्टुला बनाने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम से कम उसको टाइम लगता है बनने में, है ना। शायद 1 महीना लगता है, मुझे पता नहीं, 15-20 दिन से 1 महीना ऐसे लगता है। तो उसका लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मेरे डॉक्टर ने यहाँ पर नाली बनाकर मेरा स्टार्ट कर दिया डायलिसिस इमीडिएटली। तो ऐसा हुआ। उसका बाद में फिर 2 मंथ्स के बाद फिर यहाँ से चेंज करके मेरा यहाँ पर एक छाती में, चेस्ट में एक कैथेटर बोलते हैं, वहाँ पर मेरा छेद किया गया। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिन रहने से इन्फेक्शन हो जाता है गले पे, है ना, इसलिए यहाँ से ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं। 1 या 2 महीने के बाद में निकाल के मेरा यहाँ चेस्ट में एक कैथेटर बोलते हैं, वहाँ पर मेरा यहाँ पर एक नाली बनाया गया, और यहाँ पर मेरा किया गया था। फिर यहाँ से मेरा डायलिसिस होता था। डॉक्टर इसलिए किए थे मेरा यहाँ पर डायलिसिस क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला था, तो टाइम लग रहा था। तो मेरा जब डायलिसिस हुआ तो मेरा डायलिसिस में कम से कम 6 महीना लग गया, 6 मंथ डायलिसिस होते होते। पेपर वर्क का बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए मेरा बहुत टाइम लग गया था पेपर वर्क के चलते। इसलिए डॉक्टर फिर यहाँ लगा दिए और बोले कि ये जो मेरा यहाँ कैथेटर लगा हुआ था, कम से कम 1 ईयर तक उसका गारंटी है, मतलब 1 ईयर तक यहाँ कुछ नहीं होगा, इन्फेक्शन तक नहीं होगा, है ना। तो डॉक्टर बोले कि तब तुम्हारा जब पेपर वर्क स्टार्ट खत्म हो जाएगा तब तक ये तो फिर निकल जाएगा, इसलिए तुम यहीं पर कर लो, तुम्हारे लिए आराम होगा, ताकि बाद में तुमको यहाँ वहाँ से ब्लड लेना ना पड़े, ताकि यहीं से मैं डायरेक्ट हो जाए। ये आसान भी है, थोड़ा दर्द होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत आराम भी है बाद में, है ना। तो ऐसे मेरा यहाँ से हुआ कैथेटर, 6 मंथ मेरा डायलिसिस हुआ। उनके बाद में डायलिसिस होने के बाद में फिर मेरा ट्रांसप्लांट के लिए डेट मिल गया। 3 टाइम्स डेट मिला था, 2 टाइम का डेट मेरा ये हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। फिर 3rd टाइम जो हुआ मैं जब एडमिट हुई थी वहाँ पर, तो मैं अक्टूबर से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, अक्टूबर की नवंबर 21 से डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, और 1 जून में मेरा ऑपरेशन हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ था, 1 जून 2022। तो अभी लगभग मेरा 2 साल होने वाला है, अभी हो गया अप्रैल, मई, जून, है ना। तो 1 मंथ के बाद मेरा 2 ईयर्स होने जा रहा है मेरा ट्रांसप्लांट का। तो और मैं अभी तक मैं अच्छी से हूँ, स्वस्थ हूँ। हाँ, बीच बीच में अप डाउन होता है, वो चीज़ तो होते रहेगा सभी पेशेंट को, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, घबराने के बाद भी नहीं है किसी को भी। तो लाइफ लेकिन बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, आराम से आप जियो। लेकिन वही है, खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना, दवा का ध्यान देना। उनके बाद वो पूछी थी कि आपका आपको बता ही दिया कि कोलकाता से मैं भुवनेश्वर क्यों गई, मतलब बंगाल से भुवनेश्वर मेरा ऑपरेशन करने में क्यों गई। क्योंकि मेरा उस समय ऐसा स्थिति था कि कोलकाता का मैं, बहुत सारे लोग मुझे बोले कि यहाँ पर उतना अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं होता है, और मतलब वहाँ पर का और यहाँ का बहुत डिफरेंस है ट्रीटमेंट के लिए, है ना। बहुत लोगों का मुँह से अच्छा नहीं सुने थे मैं कोलकाता के बारे में, सब बोले थे कटक चल जाओ, भुवनेश्वर चल जाओ, चाहे आप चल जाओ साउथ साइड, है ना, लेकिन बंगाल में मत करो। तो ऐसे इसलिए मैं फर्स्ट टाइम में ही जो मैं भुवनेश्वर चले गई, बस वहीं पर मेरा सब कुछ हुआ। और मैं अभी तक, बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट जहाँ भी करो आप नज़दीक में करो, ताकि आपको बार बार जाना पड़े वहाँ पर, है ना। जाना तो पड़ता ही है, बार बार महीना जाना पड़ता है चेकअप के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ही बोले थे ऑपरेशन के बाद, जब मैं ट्रांसप्लांट हो चुका था, जब मैं डिस्चार्ज दे रहे थे, तो बोले थे कि रीता आप मेरे पास बार बार चेकअप करने के लिए मत आना, अगर आपको नज़दीक में जाना है तो आप कोलकाता चले जाना, कोलकाता में आपका वहाँ पर बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट है, वहाँ से आप चेकअप कर लेना।
चेकअप कर लेना, मंथली चेकअप जो भी होता है ना। लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन लोग बोले कि नहीं, आपका जब ऑपरेशन वहाँ हुआ है, आपका जान जब वहाँ बचा है तो आप वहीं पर जाओ, है ना, कि वहीं पर जाके आपका जो भी है रेगुलर चेकअप जो फॉलोअप होता है हर महीना का, मैं वहीं जाऊँगी। मैं डॉक्टर को भी वही बोली, नहीं सर मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर आऊँगी, भले दूर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ज़िंदगी आपने मुझे बचाया है, मेरा ज़िंदगी आप लोगों ने दी है, इस भुवनेश्वर इस एमडी हॉस्पिटल ने दी है, तो मैं इस हॉस्पिटल को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं आऊँगी, दूर है चाहे कुछ भी हो, मैं यहीं आपके पास में आऊँगी। और मैं जितना बायोडाटा मेरा वहाँ है, स्टार्टिंग से लेकर डायलिसिस से लेकर सब कुछ वहाँ पर मेरा, वहीं पर मेरा सब कुछ है, मेरा पूरा प्रोफाइल वहाँ पर है, तो मैं फिर यहाँ वहाँ क्यों जाऊँ, है ना। बाहर जैसे डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर वहाँ का ट्रीटमेंट, वहाँ का ट्रीटमेंट, वो दूसरा दवा देगा, उसका अलग है। डॉक्टर साई के समझ में जाए, और कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिला आज तक। तो उसके बाद में मेरा ऑपरेशन का खर्च कितना हुआ, ये भी क्वेश्चन था उसका। तो ये क्वेश्चन है कि मैं कोलकाता में पूछी थी ऑपरेशन खर्च कितना होता है, तो वहाँ पर एक पैकेज सिस्टम है, 12 लाख 13 लाख का पैकेज सिस्टम है। लेकिन भुवनेश्वर में मेरा ट्रांसप्लांट का खर्च हुआ था 5.5 लाख, सिर्फ 5.5 लाख, मेरा भाई और मेरा मिला के। मेरा 8 दिन रहना था, मेरा भाई का 4 दिन, बस इतने में से 6 लाख जमा किए थे हम लोग ने ऑपरेशन के पहले, लेकिन मुझे कुछ पैसा रिफ़ंड मिल गया बाद में। तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चंस था आपका। जो भी ब्लड टेस्ट जो होता है वो तो खर्च आपको 2 लाख 2.5 लाख तक जाता ही है स्टार्टिंग में, जब आपका ट्रांसप्लांट होने वाला रहता है तब का बात बोल रही हूँ मैं, उसमें खर्च बहुत ही होता है, 2-2.5 लाख तो होता ही है। ट्रांसप्लांट का खर्च मेरा 5.5 लाख तक मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो यही था भुवनेश्वर और कोलकाता का डिफरेंस, यहाँ का लोग और वहाँ का। यहाँ कोलकाता में तो मैं जानती नहीं हूँ कैसा है, मुझे बहुत थोड़ा ख़राब मेरा बिहेव हुआ था, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ, छोड़ो जो हो गया पहले का बात है। पर मैं भुवनेश्वर से बहुत ही वहाँ पर का जो बिहेवियर डॉक्टर लोगों का, नर्सेस लोग का बहुत ही अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगा है। वो लोगों को बातचीत से लगेगा आपको कि आपको अपने आप आपको लगेगा कि मैं यहाँ ठीक होके ही जाऊँगी, इसलिए मैंने उस जगह को चुना है और मैं हमेशा वहीं जाऊँगी, भले दूर हो चाहे कुछ भी हो। मेरा जान उसने बचाया है, उस अस्पताल ने बचाया है, तो मैं वहीं जाऊँगी हमेशा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतना ही बोलना चाहती थी कि आज मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को कि मेरा किडनी से लेकर डायलिसिस से लेकर सब कुछ कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। तो और बाकी लोगों को जो भी मन में था डाउट वो भी आपको क्लियर हो गया। और ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा बताने के लिए। ऐसे बहुत सारा, ताकि आप लोगों को जानकारी होगा कि मैंने क्या गलती की थी, क्या नहीं किया, है ना। तो इस सब बात करने से ही पता चलता है और अपने आप को आप सुधार सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही इस वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।